हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे पहले हम लोग पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला लेक्चर में हम लोग क्या सा पढ़े थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसका परिभाषा पढ़े थे, और अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, और फिर रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है, इसका हम लोग अध्ययन कर चुके थे। इस वीडियो में अब हम लोग इस चैप्टर के आगे चलते हैं। तो ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग का टॉपिक है बाबू रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो क्या कहता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कहता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को उसके सूत्रों यानी रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं बाबू कि अभिकारक किसको कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद को अगर हम लोग उसके रासायनिक सूत्र या उसका जो प्रतीक है उसके माध्यम से अगर हम प्रदर्शित करेंगे तो उसी को हम क्या कह देंगे? रासायनिक समीकरण। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण देखते हैं हम लोग। कहता है जिंक धातु, आप जानते हैं कि जिंक एक धातु है, इसका प्रतीक Zn होता है। तो जिंक धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये शब्द समीकरण, ये जो है ये पूरा वाक्य लिख दिया, ये एक वाक्य लिख दिया। अब इस वाक्य को हम सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? शब्द समीकरण में चेंज करेंगे, और फिर शब्द समीकरण के बाद हम उसको क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण बनाएंगे। अब वाक्य में क्या बोला कि जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेक्चर नंबर 1 में भी हम बताए थे, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अब इसको हम शब्द में कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर भाग कौन कौन ले रहा है? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा अभिकारक हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट। क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बना रहा है, यानी उत्पाद हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना रहा है। अब ये हो गया वाक्य। वाक्य को हम लोग शब्द समीकरण में लिख दिए। अब हम लोग इसके सहायता से हम सब क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण लिखेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब अभिकारक और उत्पाद को उसके प्रतीक या सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए जिंक का क्या होता है? Zn होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। ठीक है, और जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन हमारा H2 होता है। इसको शब्द समीकरण में जो अभिकारक था और उत्पाद था उसको हम सूत्र, उसको हम प्रतीक और सूत्र के माध्यम से प्रदर्शित किए, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो जब भी अभिकारक और उत्पाद को उसके सूत्र और प्रतीक, जैसे जिंक के लिए प्रतीक होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होगा H2SO4, उसके माध्यम से हम बाबू प्रदर्शित करते हैं, तो उस प्रकार के जो बने चीज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। चलिए आगे चलते हैं। कहता है रासायनिक समीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो उसमें क्या सब चीज को हम ध्यान में रखते हैं। हालांकि हम लोग जो लिख रहे थे उसमें ऑलरेडी वो हो रहा था, फिर भी देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या कहता है
कहता है अभिकारक एवं उत्पाद के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है। और ये जो तीर का जो चिन्ह जो है उसमें तीर की जो दिशा है वह उत्पाद की ओर होती है और यह अभिक्रिया होने की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे अभी एग्जांपल हम लोग दिए थे कि Zn प्लस H2SO4 और ये तीर का निशान ZnSO4 और H2, यानी ये आपका क्या है, अभिकारक है। अभिकारक यहाँ क्या सब है, जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। और उत्पाद क्या है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस है। तो अभिकारक और उत्पाद को अलग किससे हम कर रहे हैं, यानी उसके बीच में हम क्या दे रहे हैं, एक तीर का निशान पड़ता है। तीर का निशान पड़ता है और ये तीर का क्या बताता है, वह रिएक्शन होने की दिशा बताता है। यानी ये बताता है कि तीर जो ये जो जिस भाग गया है ये बताता है कि ये अभिकारक, यानी ये दोनों आपस में मिलके इसका और इसका निर्माण करता है। ये तीर बताने का काम करता है। तो वही चीज 2 पॉइंट था कि अभिकारक और उत्पाद के बीच क्या होता है, तीर का चिन्ह होता है और तीर की जो दिशा है वह उत्पाद की ओर होती है और वह बताता है कि अभिक्रिया जो हो रही है वह इस दिशा में हो। ठीक है, आगे कहता है रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर LHS में अभिकारक लिखे जाते हैं तथा तीर चिन्ह के दाईं ओर RHS में उत्पाद लिखे जाते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं तीर के बाईं ओर क्या हो जाएगा, ये अभिकारक और दाईं ओर RHS में उत्पाद ZnSO4 और H2 होता है। ठीक है, तो वो बात है। ठीक है, LHS में क्या हो जाएगा, बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर उत्पाद LHS RHS। ठीक है, आगे अगला पॉइंट क्या है, 2 या 2 से अधिक अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप अभी देख भी रहे थे कि 2 या 2 से अधिक जो रहेगा तो उसके बीच में किसका चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 अभिकारक था तो उसके बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। 2 उत्पाद है उसके भी बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। 2 से अधिक रहेगा तो उसको हम प्लस के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते। ठीक है, तो ये सब बात ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है, अब बात आता है कि रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण आप लोग समझ गए क्या होता है रासायनिक समीकरण, यानी अभिकारक और उत्पाद को उसके सूत्र और प्रतीक के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, उसे हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण लिखने में क्या सावधानी रखना है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का चिन्ह होगा। तीर का चिन्ह अभिक्रिया होने की दिशा को बताएगा, यानी उत्पाद की ओर बताएगा। तीर के LHS में यानी बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर क्या हो जाएगा, उत्पाद रहेगा। और 2 या 2 से अधिक अभिकारक या उत्पाद रहेगा तो उसके बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार को। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार को। पहला क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी अगर हम बात करें रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का, केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल इक्वेशन समीकरण जो है, इक्वेशन ये कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एगो क्या, एगो अनबैलेंस्ड 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 और दूसरा बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंस्ड यानी असंतुलित 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 रासायनिक समीकरण, और दूसरा हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का। एगो असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा संतुलित रासायनिक समीकरण। बाबू असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण, यानी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। यानी या असंतुलित रासायनिक समीकरण को, अच्छा है कंकाली रासायनिक समीकरण को, दोनों एक ही मतलब हुआ। अब क्या हो जाएगा, किसे कहेंगे हम असंतुलित, यानी वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पाद में उपस्थित विभिन्न तत्व
के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी अभिकारक में जो परमाणु है और उत्पाद के इधर जो परमाणु है, दोनों का संख्या अगर बराबर नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, या उसी को हम क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, यानी वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणु है, जो तत्व है, तत्व का जो परमाणु है उसका संख्या दोनों ओर, यानी तीर के इधर और तीर के उधर, यानी तीर के LHS में और RHS में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी, तब उसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अगर बराबर हो जाएगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण, सीधा सा बात है कि अगर नहीं बराबर है तो असंतुलित, और बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला ये, आप लोग ये एग्जाम्पल हम पढ़ भी चुके हो क्या, कि मैग्नीशियम का जब दहन होता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो MgO का निर्माण करता है। क्या यहाँ पर ये संतुलित है, जरा देखते हैं। अभिकारक क्या है, Mg है, और उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन है, और सॉरी, अभिकारक Mg है और ऑक्सीजन है, उत्पाद क्या है, MgO है। अभिकारक में देखिए कौन सा तत्व होता है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम की संख्या क्या है, 1 है, ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 2 है। इधर जरा देखते हैं तो मैग्नीशियम की संख्या कितना है उत्पाद में, 1 है, ऑक्सीजन में कितना है, तो 1 है। क्या यहाँ पर दोनों संख्या बराबर है, तो कहेंगे नहीं, मैग्नीशियम का बराबर है लेकिन ऑक्सीजन का बराबर नहीं है। अगर एक भी तत्व अलग अलग है, एक भी तत्व का संख्या बराबर नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है बाबू। अच्छा, तो बच्चे हम लोग देख रहे थे कि इधर जो है ना, मैग्नीशियम का संख्या कितना था, 1 था, ऑक्सीजन का कितना था, 2 था। इधर मैग्नीशियम 1 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, इसलिए अगर एक भी परमाणु का संख्या अगर अलग है तो वह बराबर नहीं हुआ। अभिकारक में जितना परमाणु है उस सब का संख्या उत्पाद में जो है वह सबके बराबर होना चाहिए। इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 होना चाहिए था, या इधर 1 है तो इधर भी 1 होता, तो हम उसको हम क्या कह देते, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर बराबर नहीं है इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जरा ये बताइए, जैसे H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है, H2O बनाता है। इसमें क्या बताइए कि क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या असंतुलित है, तो आप कहेंगे सर इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन इधर हाइड्रोजन 2 तो है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, बराबर नहीं है। इधर का अभिकारक में जितना परमाणु है उत्पाद में भी जितना परमाणु है, दोनों बराबर होना चाहिए, तब हम उसको क्या कहते हैं, संतुलित कहते हैं, नहीं तो हम उसको क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के विभिन्न परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, यानी तीर के इस LHS में और तीर के RHS में दोनों और जितना भी तत्व है उसका परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जरा इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इधर क्या क्या है, इधर जिंक है, जिंक की संख्या कितना है, 1 है। इसमें जरा देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कहोगे H2 है सर, 2 है। इसमें सल्फर कितना है, सल्फर कहोगे सर 1 है। ऑक्सीजन कितना है, देखते हैं यहाँ पर 4 दिख रहा है ना, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, जिंक 1। इधर देखते हैं, इधर जिंक का संख्या कितना है, 1, सल्फर का कितना है, 1, ऑक्सीजन का कितना है, 4, हाइड्रोजन का कितना है, 2। तो जरा देखिएगा कि जिंक इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, सल्फर 1 इधर भी है, इधर भी है, ऑक्सीजन 4 इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, हाइड्रोजन 2 इधर भी है और इधर भी है। यानी अभिकारक में भी जितना परमाणु है उसका संख्या और उत्पाद में भी जितना परमाणु है उसका संख्या दोनों बराबर है। तो ऐसे रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में जो उपस्थित परमाणु है उसकी संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं। अब बात आता है
कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन होता है। मोस्ट वीवीआई पॉइंट, इसको वीवीआई पॉइंट कर लीजिए। हमें संतुलित रासायनिक समीकरण क्यों चाहिए, असंतुलित रहता है तो क्या दिक्कत है। तो उसमें आप जानते हैं कि क्लास 9th में आप लोग पढ़े हुए हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, यानी हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन करना होता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या है। क्या होता है कि द्रव्यमान का ना तो सृजन यानी ना तो बनाया जा सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, ना ही उसे हम विनाश कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पूरा करना है। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। आप अच्छी तरह से ये जानते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि असंतुलित को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बनाएंगे, यानी जो जिसमें परमाणु की संख्या बराबर नहीं है उसको हम बराबर करेंगे। यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां, मेथड क्या सब है, कौन सा मेथड हम लोग यूज करके असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। हम लोग संतुलित क्यों करते हैं? क्योंकि द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना यानी पालन कराना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की कितनी विधि है, तो सामान्यतः 2 विधि है। पहला विधि को हम क्या कहते हैं? अनुमान विधि कहते हैं। पहला विधि का क्या कहते हैं? अनुमान विधि। हम अनुमान लगाएंगे दोनों तरफ, कोई भी परमाणु की संख्या, कोई भी परमाणु में संख्या को हम गुना करेंगे और बराबर करने का प्रयास करेंगे। अनुमान विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? अनुमान विधि कहते हैं। दूसरा क्या है? बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय विधि यानी अलजेब्रिक मेथड। आइए समझते हैं दोनों विधि को कि आज हम लोग संतुलित करना सीख लेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं। अनुमान विधि में क्या होता है? अनुमान विधि पढ़िएगा, हालांकि आप लोग समझ जाइएगा, नियम है कुछ, पढ़ लेना है। कहता है सबसे पहले अभिक्रिया के कथन से हम शब्द समीकरण निर्माण कर लेंगे। जैसे देखे थे ना, बोला था ना कि जिंक धातु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ऐसा लिखा। तो उससे हम क्या कर लिए, उससे हम सबसे पहले अगर ऐसा कथन रहेगा, कथन में अगर रहेगा तो उससे हम पहले शब्द समीकरण लिख लेंगे। अगर शब्द समीकरण है तो फिर आगे वाला प्रक्रिया करेंगे। शब्द समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के बदले उनके रासायनिक सूत्र लिखकर कंकाली रासायनिक समीकरण बनाएंगे। अब जो शब्द समीकरण है उससे हम क्या करेंगे, उसका सूत्र लिख के यानी रासायनिक समीकरण लिख देंगे, ठीक है। यानी कंकाली रासायनिक समीकरण बन जाएगा। कंकाली मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा। अब कंकाली रासायनिक समीकरण में प्रत्येक रासायनिक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम संतुलित करने जाएंगे तो उस बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन हम लोग नहीं करने वाले, ये ध्यान देना है। सबसे पहला क्या, अगर कथन है तो उसको शब्द में शब्द समीकरण बना लेंगे, शब्द का समीकरण है तो उसको सूत्र में कन्वर्ट कर लेंगे, रासायनिक सूत्र बना लेंगे, उसके सूत्र और प्रतीक के माध्यम से कर लेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे, जितना भी परमाणु उसमें यूज होगा उसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बॉक्स बना लेंगे, रासायनिक सूत्र को बॉक्स में रख देंगे और बॉक्स के अंदर हम लोग कुछ भी परिवर्तन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। आगे कंकाली रासायनिक समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेंगे। हम लोग देख लेंगे कि किस तत्व का संख्या कितना है और अधिक परमाणु वाले तत्व जो जटिल सूत्र वाले यौगिक में हो,
सबसे पहले उसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नियम है, लेकिन हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि नियम अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए उसमें ज्यादा लोड लेना नहीं है। ठीक है, नियम आपको अपने समझ में आ जाना चाहिए। सिर्फ ये ध्यान दीजिएगा कि बॉक्स वॉक्स नहीं बनाएंगे, मतलब एक आध में प्रयोग आप कर सकते हैं कि ताकि बॉक्स क्यों बनाया जाता है, ताकि उसके अंदर आप गलती से कुछ नहीं कर दो। ठीक है, और उसके बाद आप लोग कर लेंगे। परमाणुओं की संतुलित करने के लिए किसी उपयुक्त पूर्णांक से हम क्या करेंगे, गुना करते हैं। ठीक है, पूर्णांक से गुना करेंगे और हर तत्व के परमाणु की संख्या दोनों ओर बराबर हो जाएगा, तब तक उसको हम गुना करते रहेंगे। ये हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा कहता है। ठीक है, आराम से समझेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल हम लिए हैं, लगभग आपके एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन को हम यहाँ पर संतुलित करेंगे। ठीक है, देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है, बीजगणितीय में क्या कहता है। ठीक है, बीजगणितीय में कहता है कि देखिए जो कंकाली समीकरण बनाए हैं ना, उसमें प्रत्येक सूत्र को अलग अलग एगो राशि दे देंगे, एगो एबीसीडी अपना मन से उसको हम दे देंगे, और उसके बाद अज्ञात राशि को समीकरण बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा, उसके सहायता से अनुपात ज्ञात कर लेंगे और उसको वापस जो एबीसीडी का मान निकलेगा वापस उसमें रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग समीकरण प्राप्त नहीं आया होगा समझ में, अभी क्वेश्चन करेंगे, दोनों मेथड से करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें सीधे सीधे क्या दे रखा है बताइए, कथन है क्या, नहीं है कथन, सीधे शब्द समीकरण लिखा हुआ है। तो कहता है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अगर असंतुलित होगा तब संतुलित करेंगे, अगर पहले से संतुलित रहेगा तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, दोनों मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग। पहला क्या कहता है, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। तो देखिए हाइड्रोजन, आप जानते हैं हाइड्रोजन को हम क्या लिखेंगे, H2 प्लस, प्लस है तो प्लस। क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे, और ये तीर का निशान देंगे, क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बना रहा है। अब देखिए पहला विधि क्या कहता था, पहला विधि जो हमारा था हीट एंड ट्रायल मेथड, उसमें कहता था कि जो हाइड्रोजन जो जितना भी शब्द समीकरण है उसको क्या करिए, उसके सूत्र के सहायता से हम कंकाली रासायनिक समीकरण बना लिए। अब कहता था कि इसको जो है इसके चारों ओर बॉक्स लगा दीजिए, बॉक्स लगा दीजिए, बॉक्स में बंद कर दीजिए। और बॉक्स का क्या खास बात है कि इसके अंदर हम कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि H2Cl2 HCl है तो अच्छा ये दूगो हाइड्रोजन है यहाँ भी दूध दे देते हैं, यहाँ भी दूध देते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसा अंदर उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए बॉक्स मतलब आपको इसे परहेज करने के लिए बनाया जाता है कि आप अंदर नहीं कुछ कर सकते, या मन करे तो ये दो को हटा दिए तो दोनों बराबर हो गए, ऐसा नहीं कर सकते। अब इसमें क्या करते हैं, उसके बाद सूची बनाते हैं। इधर देखिए अभिकारक में कौन कौन तत्व है पूरा लिख दीजिए, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हाइड्रोजन कितना है, H2 है यानी 2 हाइड्रोजन है। क्लोरीन कितना है, ये भी 2 है। इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन कितना है, 1 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो 2 है ना, ये दोनों एक ही है, मतलब एक यौगिक में रखा हुआ था, यानी इसमें इसके एक में भी अगर परिवर्तन आप करोगे, एक में भी परिवर्तन करोगे तो वो उसका असर दोनों में होगा। ठीक है, जैसे अब बताइए आप इधर, और एक बात आपको अभी हम बता देते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु छोड़कर बाकी जो तत्व होगा ना उसको आप बराबर करने का प्रयास कीजिएगा, उसको बराबर करने का प्रयास कीजिएगा तो आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले हम यहाँ पर क्लोरीन का बराबर करेंगे, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन अभी कहेगा जैसा हाइड्रोजन की भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जब चलिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करने में ही भलाई। अब देखिए यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करना होगा, ये 2 है इधर 1 है, तो क्या करना होगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को क्लोरीन हो जाएगा, तो 2 से हम इधर गुना किए। तो ध्यान रखिए चूंकि HCl दोनों साथे था ना, तो 2 से अगर यहाँ गुना करेंगे ये 2 इसमें भी हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी अब संख्या क्या हो जाएगा, 2 से गुना करने पर 2 हाइड्रोजन ये भी हो गया और 2 क्लोरीन ये भी हो गया। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हाइड्रोजन इधर भी 1 था, इधर भी
इधर भी 2 था, इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 था क्लोरीन, इधर भी हो गया, यानी एक बार में ही हमारा सक्सेस हो गया। यानी यहाँ पर क्या किए थे, इसमें 2 से गुना किए थे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस। ये हमारा मेथड 1 था, हीट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान विधि। ठीक है, चलिए अब जो है इसका हम क्या करते हैं, दूसरा विधि अलजेब्रिक मेथड से भी हम बनाते हैं। अलजेब्रिक मेथड से इसको हम बैलेंस करते हैं, दूसरा मेथड लगाते हैं, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या कहता था, जितना भी शब्द समीकरण है उसको हम लिख देते हैं। चलो H2 प्रतीक के माध्यम से लिख दिए, Cl2 और क्या कर दिए, HCl कर दिए। अब क्या बोले, इसमें अपना मन से हम अज्ञात एगो ABCD मान लेते थे। अब इसके पीछे A लगा दो, इसके पीछे बी, अगला पॉइंट में लिखना था, बी लगा दो, बी और ये सी। ठीक है, ये सी लगा दिए। अब देखते हैं यहाँ पर लिखना क्या है। अब बताइए हाइड्रोजन का संख्या कितना है यहाँ पर। अब कहोगे सर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन इसके पीछे एक ए लगल है, यानी 2a है। ये क्या है, हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया, 2a हो गया, 2 गुना a, 2a। अगर पूछे कि क्लोरीन कितना है, क्लोरीन कितना है, तो कहोगे सर 2b, 2b है, 2b है। अच्छा, ये LHS में हो गया ना, LHS में। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हाइड्रोजन इधर 2a है तो हाइड्रोजन तो इधरो है, इधर कितना है हाइड्रोजन, तो कहोगे सर इसके C गुना 1 है, एक हाइड्रोजन तो 1 गुना C यानी C है, और दोनों तरफ आप जानते हैं बराबर होना चाहिए, यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वह C गुना 1 यानी C के बराबर। यहाँ पर लिखेंगे 2b, 2b यहाँ पर Cl जो था 2b था, यहाँ पर किधर है, यहाँ पर भी सर वह भी C के बराबर है, C के बराबर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से मान लेंगे, कोई भी जो ज्यादा बनाएगा ना उसको एगो ABCD में से कोई एक को हम एक मान लेंगे। तो यहाँ पर माना कि C बराबर क्या हो, 1, तो C 1 मानेंगे, तो बताओ 1 अगर यहाँ रखेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर भी 1/2 हो जाएगा। लेकिन पूर्णांक में होना चाहिए, आप ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए क्या करो, यहाँ पर 1 नहीं मानो, क्या मान लो, या सबको हम 2 से गुना कर देंगे तो पूर्णांक बन जाएगा। इससे अच्छा था कि यहाँ पर हम 2 ही मानते हैं। C को हम 2 मान लिए तो C 2 हो जाएगा, तो 2a बराबर 2, तो 2a बराबर 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, तो a बराबर क्या आ जाता, 1 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C को अगर 2 मानते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा हमारा, तब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए जरा, यहाँ पर a बराबर 1 आ जाएगा, और C बराबर 2 माने हैं तो 2b, b बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो वही बात हुआ, यानी C का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर वापस रख देंगे, a यानी 1 गुना H2 लिखो, चाहे H2 लिखो बराबर, प्लस b 1 मान है, ये भी लिखो Cl2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C का मान 2 है, 2HCl। लग रहा होगा ये डिफिकल्ट है, नहीं, सबसे आसान यही है, बस प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करा देंगे। ध्यान क्या सब रखना, ये बात रखिए, जितना भी अभिकारक है उसके पीछे A B C और रहता है D E F ऐसे करके बनाते। जिधर यहाँ हाइड्रोजन को पकड़िए, जो इधर अभिकारक में है, यहाँ 2 संख्या है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुना ये 2a, इधर भी है होगा, यहाँ 1 है, 1 गुना CC, और दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इसलिए बराबर का चिन्ह। क्लोरीन देखिए, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, लेकिन B से गुना हो रहा है यानी 2b, इधर क्लोरीन 1 गुना C हो रहा है। अब इसमें से कोई एक को 1 मान सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्मार्ट काम क्या करेंगे कि C को अगर हम 2 मानते हैं तो 2 कट जाएगा, तो A भी 1 आ जाएगा, B 1 आ जाएगा। ठीक है, आराम से, ठीक है। अच्छा, कहते लगेगा कि सर जी अगर 1 हम मानते तो क्या होता, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर C को अगर 1 मानते तो यहाँ पर B बराबर क्या आ जाता, B बराबर भी 1/2 आता, और A बराबर भी 1/2 आता। तो वापस जब रखेंगे तो 1/2 H2 और प्लस 1/2 Cl2 बराबर HCl प्राप्त होता। ये भी समीकरण ठीक है, ये 2 LCM लेके यहाँ पर 2HCl, देखो ये 2 LCM लेंगे, सबको 2 से गुना कर दो, प्रत्येक तत्व को 2 से गुना कर दो,
ये कट जाएगा ना, ये कट गया, H2 प्लस Cl2 2HCl बना, वही बनेगा, ये बनेगा, तो घबराना नहीं है। आगे दूसरा प्रश्न, बेरियम क्लोराइड, बेरियम, अब देखो बेरियम Ba होता है, उसका संयोजकता 2 होता है और क्लोरीन का 1 होता है, यानी बेरियम का क्या होता है, बी संयोजकता 2 और क्लोरीन का 1, तो क्या होगा, बेरियम क्लोराइड का कैसे बनाएगा, BaCl2 बनाएगा, BaCl2 बनाएगा। इसके नीचे हम लिखते हैं इसका सूत्र, BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, बताए हैं, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट SO4 2 माइनस में जाता है ना, ये 3 प्लस में जाता है, इसलिए 3 संयोजकता, इसका संयोजकता 2, तो क्या बना देगा बताओ, Al2SO4 का पूरे में हो जाएगा 3, एल्युमिनियम सल्फेट, ये कि क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट। अब बताओ बेरियम सल्फेट, बेरियम असल है, बेरियम का 2 और सल्फेट का भी 2, यानी ये 2 कट जाएगा, तो सीधे BaSO4 लिखाएगा, BaSO4 लिखाएगा। फिर अल्युमिनियम क्लोराइड कैसे होगा, अल्युमिनियम का 3 और क्लोरीन का 1, तो क्या होगा, 3 क्लोरीन के साथ, यानी AlCl3, कैसे नहीं समझे, Al का 3 और Cl का 1, तो क्या AlCl3 क्रॉस गुना होगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। इस तरह से सीखेंगे। यहाँ से ध्यान क्या क्या रखना है, बेरियम का संयोजकता 2, क्लोरीन का 1, एल्युमिनियम का 3 और सल्फेट का 2, ठीक है। एक एक बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है भाई, आराम से इसको देखते जाइए, आप सीख जाइएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, हमारा मेन काम तो क्या है, इसको समीकरण को संतुलित करना है ना, तो मुख्य रूप से हम लोग इस समीकरण को संतुलित करेंगे, लेकिन उससे पहले लिखाए तो तब तो संतुलित होगा, ठीक है। तो लिखा गया, अब क्या करेंगे, कौन मेथड, अनुमान विधि। अनुमान विधि में जरा सोचिए क्या बोले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला के सबसे लास्ट में, तो उसके छोड़कर जो है परमाणु, उसको बैलेंस करने का प्रयास करिए। देखिए बेरियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, कोई समस्या नहीं। अब क्या, क्लोरीन 2 है, इधर 3 है, क्या कर सकते हैं बताओ, इधर क्लोरीन 2 है, इधर 3 गो है, तो जब भी ऐसा हो तो लॉस हो, 2 और 3 का 6 पुराना है, ऑड नंबर है ना, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, इसको 2 से गुना करेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा जरा देखो तो, BaCl2 था, तो Cl2 को हम 3 से गुना करेंगे, ये 3 हो जाएगा, Cl2 हो गया, प्लस बाकी रहने देते हैं, Al2SO4 का होल 3 और BaSO4 प्लस AlCl3, तो Cl3 इधर हमको 2 से गुना करना है, इधर हम 2 से गुना किए, 2 से गुना किए, ठीक है। अब देखिए अब क्या सब कंडीशन रहा, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 गो क्लोरीन तो हो गया, यहाँ भी 3 दूना 6 गो क्लोरीन इधर भी है, 2 गो अल्युमिनियम है, 2 गो अल्युमिनियम है, लेकिन गड़बड़ हो गया, ये देखिए ऊपर बेरियम 1 था, इधर भी 1 था, लेकिन यहाँ डिस्टर्ब हो गया, बेरियम यहाँ 3 गो हो गया, इधर 1 ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी 3 गो कर देंगे, तब ना 300 गुना करेंगे, इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे, क्या कि यहाँ बॉक्स रहता है ना, ये सब बॉक्स होता है ना, लिखेंगे नहीं बार बार, ये सब बॉक्स, इसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, जो करना होगा हमको गुना बॉक्स के बाहर करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 गो बेरियम इधर थे, 3 से गुना किए 3 गो बेरियम, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया, 3 गो सल्फरो हो गया, देखो यहाँ पर SO4 में होल थराइस है, इसका क्या मतलब कि सल्फर 3 गो है, ऑक्सीजन 4 तिया 12 गो है, तो सल्फर इधर 3 गो है, इधरों तो 3 गो है, ऑक्सीजन के देखो तो 4 तिया 12 है, तो 4 तिया 12 ऑक्सीजन बैलेंस, ठीक है। इस तरह से करेंगे, तो ये तो हो गया अनुमान विधि, लेकिन अब हम लोग क्या कौन सा विधि अप्लाई करेंगे, विधि अप्लाई करेंगे, कौन विधि, अलजेब्रिक विधि भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, अलजेब्रिक विधि अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले इसके पीछे एक लिख देते हैं ABCD, A B
सी और डी। ठीक है, अब देखिए बेरियम, बेरियम को हम पकड़ते हैं, बेरियम Ba को पकड़ते हैं। इधर देखिए एक है, इधर A गुना एक यानी A, इधर भी, इधर देखिए इधर क्या है, बेरियम C के बराबर है, एक है 80 गुना यानी C, यानी C हो गया। दूसरा क्लोरीन को हम पकड़ते हैं, क्लोरीन Cl यानी 2 गुना A 2A, इधर कितना है क्लोरीन 3 गुना D 3D 3D। इधर देखिए इधर हमारा अल्युमिनियम, इसके बाद तत्व है अल्युमिनियम, इधर कितना 2 गुना B 2B बराबर, इधर अल्युमिनियम D के बराबर। ठीक है, और अल्युमिनियम के बाद सल्फर, सल्फर देखिए सल्फर यहाँ पर कितना है 3 गुना B 3B है, इधर सल्फर C के बराबर है। और ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन क्या है 4 तिया 12 गुना B 12B बराबर, इधर कितना है 4C के बराबर। अब बताइए इसमें से कोई भी को आप क्या कर सकते हैं, एक मान सकते हैं, कोई भी को एक मान सकते हैं। अब बताइए क्या करते हैं, हम क्या करें, ABCD को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कट भी सकता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कट जाएगा तो 3B बराबर CB हो जाएगा, E भी हो गया, 3B बराबर C, दोनों तो लगभग सेम है, 3B बराबर C। ठीक है, तो ऐसा करते हैं C को अगर हम 3 रखते हैं तो B का मान 1 आ जाएगा, यानी हम B को 1 मान लेते हैं, जहां जहां B है उसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लेट मान लिए B बराबर 1, B 1 माने तो C बराबर क्या हो जाएगा, देखिए C बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कौन बच गया A बराबर C है, A से जब C के बराबर है तो A का मान भी 3 हो जाएगा। और क्या बच गया ABC हो गया, D हो गया, D का मान क्या हो जाएगा, देखिए D का मान 3D बराबर 2A है, तो देखो 3D चूंकि 3D बराबर 2A है, 2A, A का मान 3, तो 3 से 3 कट गया तो D का मान भी क्या हो गया 2 हो गया। इस तरह से हम सब निकाल लिए, यानी अब फाइनल हम क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। A का क्या है 3 BaCl2। ठीक है, यहाँ पर लिख दो ना, A का मान कितना आ गया 3, तो 3 फाइनल हो गया, 3BaCl2 प्लस B का मान कितना निकला 1 यानी Al2SO4 का होल 3, और C का मान कितना निकला 3 3BaSO4 प्लस D का मान कितना निकला 2AlCl। यह हमारा फाइनल आंसर संतुलित रासायनिक समीकरण का। आगे बढ़ते हैं, तीसरा कहता है सोडियम और जल सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। देखिए सोडियम क्या Na, जल बोले तो H2O, क्या बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोक्साइड जहां भी आएगा OH, और हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन बोले तो H2। अब देखिए जरा, इधर सोडियम 1 इधर भी 1, वेरी गुड। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ही करना है, हाइड्रोजन इधर 2, इधर कितना 2 1 3, तो क्या करेंगे इधर 2 है इधर 3 है, तो क्या कर सकते हैं इसको हम क्या करते हैं 3 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं इसको हम इस 2 इधर 3 है, इधर हम 3 से गुना कर देते हैं, 3 से इधर हम गुना जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 से हमको करना होगा, इधर हाइड्रोजन 2 था, इधर 2 से गुना करना होगा, तो 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, इधर हाइड्रोजन 3 इधर 2 इधर तो उधर। ठीक है, अब कितना हो गया, अब जरा देखिए सोडियम 1 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन हो गया ना, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन कर दिए,
तो 3 सोडियम 3 O, ठीक है, और हाइड्रोजन 3 और दूसरी 4, 4 3 7 हाइड्रोजन हो गया। तो 7 हाइड्रोजन कैसे आएगा? तो ऐसा करते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो हीट एंड ट्रायल लगाओ, नहीं है 3 हटाओ, 3 हटाओ, जा फिर से लिखते हैं। सोडियम का NaH2O NaOH हाइड्रोक्साइड OH प्लस हाइड्रोजन H2, ठीक है, NaOH। देखिए यहाँ पर सोडियम एक है, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन सिर्फ अंतर है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर लेकिन 3 है। हम क्या करेंगे, इसको हम 2 हाइड्रोजन यहाँ दे देते हैं, 2 हाइड्रोजन, इसको 2 अगर इधर यहाँ से गुना करते हैं तो 2 हाइड्रोजन हो गया इधर और 2 यहाँ, 4 हो गया। तो 4 इसको बनाना आसान है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इससे क्या हुआ, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 ऑक्सीजन इधर भी है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है, लेकिन 2 सोडियम इधर है, तो इधर भी 2 सोडियम, 2 सोडियम, ठीक है। इधर 2 सोडियम, इधर भी 2 सोडियम, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो एक 2 यहाँ पर हाइड्रोजन और 2 यहाँ, ये भी ठीक है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो है जरा इसको हम अलजेब्रिक मेथड से बनाते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड क्या करेंगे, सोडियम H2O NaOH प्लस H2, इसके पीछे क्या करेंगे, ABCD लिख देंगे, A B C और D। अब बताइए, सोडियम संख्या 1 गुना A, इधर कितना C, इधर हाइड्रोजन इतना क्या 2 गुना B 2B, इधर कितना हाइड्रोजन C प्लस 2D, C प्लस 2D, C प्लस 2D, अरे इधर C और प्लस में 2D, ये है इधर। ऑक्सीजन कितना इधर, ऑक्सीजन इधर B गुना 1 B, इधर कितना ऑक्सीजन C। अब बताओ किसको क्या मान लें, किसको क्या मान लें, सबसे ज्यादा बेर बी आया है ना रे, तो बी को हम क्या, बी को 2 मान लें, चलो बी को 2 मान लेते हैं, ठीक है। बी को हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, कोई भी 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं। तो जो सावधानी आपको होगा, सुविधा होगा, उसके अनुसार आप कर सकते हैं। चलो यहाँ मान लेते हैं b बराबर हम मान लेते हैं 2। अगर b 2 मानते हैं तो b तो c के बराबर है, तो b c के बराबर है तो c का मान भी 2 हो जाएगा, और c a के बराबर है तो a का मान भी 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी a b c दोनों सब का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बच गया एगो d, चलिए यहाँ पर इस समीकरण में सबका मान रख देते हैं, तो 2 b का मान 2 आया बराबर c का मान 2 आया प्लस 2d 2d, तो 2 दूना 4 बराबर 2 प्लस 2d, ये 2 इधर गया तो 2 बचा, तो 2 बराबर 2d, d से d कट गया, यानी d बराबर कितना बचा। तो आप देख सकते हैं a b c का मान 2 आया और d का मान 1 आया, यहाँ रख देंगे वापस, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सवाल बना। नेक्स्ट प्रश्न ट्राई कीजिए, क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं, कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड बोले OH, OH का संयोजकता 1, कैल्शियम का 2, तो OH का होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2, ठीक है। चलिए कौन मेथड लगाए, अनुमान विधि लगाओ, क्या कर सकते हैं, कैल्शियम इधर देखिए 1 है, इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 और 2 4 है, इधर कितना है 3 और 1 4 है, वो भी बराबर है। हाइड्रोजन इधर 2 है और हाइड्रोजन इधर भी 2 है, अरे ये तो बैलेंस,
ये बैलेंस है, दोनों रासायनिक समीकरण ये तो बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है जिंक को सिल्वर नाइट्रेट से जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बनता है। तो चलो जिंक का क्या Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, नाइट्रेट का वैलेंसी एक, Ag का भी वैलेंसी एक। जिंक नाइट्रेट, जिंक का तो 2 होता है वैलेंसी, तो जिंक NO3 का होल 2 हो जाएगा प्लस सिल्वर Ag। चलो अनुमान विधि लगाओ, इधर जिंक एक इधर भी एक, कोई समस्या नहीं, Ag एक इधर भी एक, कोई समस्या नहीं। नाइट्रोजन इधर एक है इधर 2 है, इधर 2 है, क्या इधर भी 2 से गुना कर दो, 2 से गुना कर दिए तो 2 गो नाइट्रोजन हो गया, 2 गो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन लेकिन 3 दूना 6 गो हो गया, 3 गो आइए गुना में 2 है तो 3 दूना 6 गो। यहाँ भी देखो ऑक्सीजन 3 दूना 6 है बराबर, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गया, 2 गो Ag हो गया, यहाँ भी 2 से कर दिए 2Ag। ठीक है ना, ये तो आसान था। चलो एक ही मेथड, आप अलजेब्रिक मेथड ट्राई करो, नहीं बनेगा तो पूछिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एल्युमिनियम कॉपर और क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर। चलो एल्युमिनियम का क्या होता है Al, कॉपर कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है, कॉपर का वैलेंसी 2, क्लोरीन का 1, तो CuCl2। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम जानते हैं आप Al का 3 होता है, क्लोरीन का 1, तो क्या होगा AlCl3 प्लस कॉपर। देखो हीट एंड ट्रायल लगेगा, बताओ अनुमान विधि। एल्युमिनियम इधर एक, एल्युमिनियम इधर एक, कॉपर इधर एक इधर भी एक, क्लोरीन 2 क्लोरीन 3, तो क्या करो 3 से इधर गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, इधर 2 से गुना कर देंगे तो 2 तिया 6, लेकिन 2 गो एल्युमिनियम हो जाएगा तो 2 गो एल्युमिनियम यहाँ दे दिए, 3 गो कॉपर हो जाएगा तो 3 गो यहाँ दे दिए। क्या अलजेब्रिक मेथड आप ट्राई कर लेना, बढ़ते आगे। बेरियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और पोटासियम क्लोराइड। देखो बेरियम क्लोराइड क्या हो जाएगा BaCl2, पोटासियम सल्फेट K2SO4। कैसे पोटासियम का बताएं 1 और सल्फेट का वैलेंसी 2 होगा ना K2SO4। बेरियम का बताएं, बेरियम का 2 वैलेंसी, क्लोरीन का 1, का है बेरियम 2 प्लस जाता है Cl2, ये माइनस जाता है, इसका वैलेंसी 1 और इसका 2, इस तरह से K प्लस में जाता है SO2 माइनस जाता है, इसलिए इसका वैलेंसी 1 और SO4 का 2, इधर उधर को कर देंगे, ये BaCl2 बनाया, K2SO4 बनाया। चलो बेरियम सल्फेट कैसे बनेगा, बेरियम जानते हैं आप 2 प्लस में जाता है और सल्फेट भी SO4 2 माइनस में जाता है, यानी इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2, ये कट जाएगा एक एक गुना, यानी कहने का मतलब BaSO4 बनाएगा। फिर कहता है पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम का K और क्लोरीन का क्लोरीन से क्लोराइड बनता है, दोनों का वैलेंसी 1 1, तो क्या बना जाएगा KCl बना जाएगा। क्या अब अनुमान विधि लगाओ। देखिए इधर बेरियम 1 इधर भी बेरियम 1, क्लोरीन 2 इधर 1, तो क्या कर सकते हैं इधर यहाँ पर 2 कर दो, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 गो क्लोरीन इधर भी था, सॉरी 2 गो क्लोरीन इधर था तो 2 गो क्लोरीन हो गया, 2 गो पोटासियम था 2 गो पोटासियम हो गया, सल्फर 1 इधर भी 1, ऑक्सीजन 4, बैलेंस है। ठीक है बैलेंस। आगे बढ़िए, अब देखिए इसमें ये प्रश्न संख्या 2 है, इसमें आपको डायरेक्ट सूत्र लिख दिया, सूत्र लिखने की झंझट खत्म, अब सीधे बैलेंस करो। ठीक है आराम से प्रैक्टिस करो। ठीक है क्या Fe प्लस H2O Fe3OH2, अगर प्रॉपर पर जाएंगे तो क्या करेंगे, सबके पीछे बॉक्स ऐसे बना देंगे, ऐसे बॉक्स बना देते हैं ना, यानी इसमें कुछ परिवर्तन नहीं। फिर सूची बनाते हैं, क्या कि सूची बनाते हैं कि Fe का कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, और ध्यान रखें कि दोनों एक साथ है। ठीक है इधर देखेंगे कि Fe का संख्या कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ठीक है, और ये दोनों साथ एक है,
और हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, 3 है और इधर 1 है। क्या करेंगे बताओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो यहाँ पर मान लो ऑक्सीजन को, अगर आयरन को सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं, तो आयरन इधर 1 है, इधर अगर हम क्या करेंगे तो इधर 3 से गुना करना होगा, तो 3 को इधर भी हो जाएगा, 3 को इधर भी हो जाएगा, इधर तो कुछ नहीं करना पड़ा, 1 से गुना। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर यहाँ इधर कितना है, 4 है, इधर 1 है, तो क्या करना होगा बताओ, इधर हमको 4 से गुना करना होगा, लेकिन 4 तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, काहे कि जो गुना होगा इसके साथ तो वो इसके भी साथ होगा, दोनों साथ है ना, इधर 8 हो गया, इधर 4 ये है, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन तो हमारा 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। हाइड्रोजन 8 को क्या क्या करेंगे, इसको हम 4 से गुना कर देंगे, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, इधर भी 8 हो जाएगा, यानी इसको हम यहाँ पर क्या किए, इसको यहाँ 4 से गुना किए, इसमें कुछ नहीं किए, इसमें क्या किए, ई वाला में H2O वाला में 4 से गुना किए और Fe वाला में 3 से गुना, तो हो गया ना, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखिए 3 गो आयरन इधर भी, 3 गो इधर भी, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, दोनों तरफ बैलेंस, ठीक है। आगे HNO3 CaOH का होल 2, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इधर देखिए HNO3, चलिए लिस्ट बनाइए, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन कितना 1, ऑक्सीजन कितना 3, ये सब एक साथ है, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम कितना 1, ऑक्सीजन कितना, OH में ऑक्सीजन कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2, ठीक है, ये सब भी एक साथ है, यानी अगर किसी में भी परिवर्तन करते हैं तो सबके संख्या में परिवर्तन हो, इधर हो गया, उधर देखिए कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 दूना 6, ये सब एक साथ, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ये भी एक साथ। चलिए देखते हैं, बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। भारी भरकम इधर है, इसी में तनिया बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। सबसे देखिएगा, कैल्शियम इधर 1 है तो कैल्शियम इधर भी 1 है, बराबर है, ठीक है। नाइट्रोजन को पकड़िए जरा, नाइट्रोजन इधर 1 है लेकिन इधर 2 है, तो क्या करते हैं, इसको नाइट्रोजन को 2 करने के लिए इधर हमको 2 से गुना करना होगा, लेकिन जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो ये हाइड्रोजन की संख्या भी 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन तो 2 होगा ही और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। तो देखिए अब फाइनल देखिए फिर से, हाइड्रोजन, अब देखिए कैल्शियम देखिए 1, कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रोजन देखिए 2 हमारा हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब ऑक्सीजन को देखिए जरा, 6 और 1 7, ठीक है, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 तो ठीक है, ठीक है, 6 हो रहा है, यानी ऑक्सीजन को अब बैलेंस करना बाकी है, हाइड्रोजन तो हमारा 2 बैलेंस है, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन देखिए 6 और 2 8 है, इधर 6 तो है, 1 और चाहिए, ऐसा करते हैं 2 से गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और लेकिन ये इसमें भी परिवर्तन तो होगा, ये 2 दूना 4, ये भी हो जाएगा, तो 4 ये हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसमें परिवर्तन किए तो देखिए 2 ऑक्सीजन हो गया यहाँ और 6 यहाँ, तो 8 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन ये 2, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 4 है, हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इधर यहाँ 2 और यहाँ 2, तो 4 है, यानी दोनों तरफ बैलेंस हो गया। तो क्या किए फाइनल, हम इधर HNO3 में 2 से गुना किए, तो हम लिखेंगे 2HNO3 प्लस, क्या CaOH का होल 2 में कुछ किए, नहीं किए, तो नहीं किए तो रहने देते हैं, CaOH का होल 2। चलिए उसके बाद CaNO में कुछ किए, नहीं किए, इसमें इधर भी नहीं किए, तो नहीं जैसा था वैसा उतार देंगे, NO3 का होल 2 प्लस H2O वाला में 2 से गुना किए हैं,
2H2O हो गया। एक बार फाइनल देख लीजिएगा कि 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन 3 दूना 6 और 2 8, 3 दूना 6 और 2 8। कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, फाइनल, ठीक है। तो ये हुआ आपका बैलेंस्ड हीट एंड ट्रायल। आप अल्जेब्रिक मेथड भी इसमें ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं जो बना कर आप लाइएगा। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन लिख लीजिए, NaOH H2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस H2O, इसको बैलेंस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। फिर चौथा प्रश्न ये है, NaCl AgNO3 AgCl NaNO3, इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।